नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे जिनमें हमारा अगला चैप्टर है 8वां चैप्टर माँ का एक कहानी कविता है, उसे हम पढ़ेंगे। तो ये जो कविता है उस कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त का परिचय देखेंगे। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो राष्ट्र कवि का बिरुद मिला है मैथिली शरण गुप्त को। उनका जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। बचपन से ही उन्हें कविता लिखने का शौक था। उनकी रुचि कविता की ओर थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े। आचार्य महावीर प्रसाद से प्रेरणा ली और उनसे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविताओं में निखार आया यानी कविताएं आगे बढ़ती रही। कविता में उनकी जो रुचि थी वो और आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैथिली शरण गुप्त ने कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से पढ़ने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नयकों में से मैथिली शरण गुप्त एक है। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत एक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य कृतियाँ हैं, काव्य कृतियाँ हैं। तो उनकी काव्य कृतियों में यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु 1964 में हुई। तो मैथिली शरण गुप्त मृत्यु यानी निधन यानी मौत 1964 में हुई। अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो काव्य में सबसे पहले हम कहानी, यहाँ ये जो काव्य है उस काव्य में क्या है इनकी बात यहाँ पर लिखी है। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो मारता है उनसे जो बचाता है वो व्यक्ति बड़ा होता है। यह युक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। तो गौतम बुद्ध के जीवन से ये युक्ति चरितार्थ हुई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर उल्लेखनीय घटना है यहाँ पर। तो गौतम बुद्ध के बचपन की यहाँ पर घटना का उल्लेख किया गया है, जिनमें उनका पुत्र जो राहुल है वो माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, सुनने का आग्रह करता है। तो ये जो हमारी कविता है उस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की घटना है, जिसमें गौतम बुद्ध का जो पुत्र है राहुल वो अपनी माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी सुनने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त जो पंक्ति है, युक्ति है, वो परिभाषित हुई है। मतलब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये युक्ति चरितार्थ हुई है। तो यहाँ पर ये जो कविता है इस कविता में गौतम बुद्ध कैसे एक हंस को बचाते हैं ये बात बताई गई है। तो हमारे देश में कई सारे धर्म हैं जिनमें बौद्ध धर्म भी है। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। जो गौतम बुद्ध जीव दया
प्रेमी हैं, जीव दया को महत्व देते हैं। इस कविता में इन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में की गई है। तो यहाँ पर कविता के रूप में यहाँ पर एक कहानी बताई है, गौतम बुद्ध के जीवन से रचित, जीवन से लगती एक कहानी है यहाँ पर कविता के रूप में। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल, माँ यशोधरा और उसका जो पुत्र है राहुल, उसके बीच की बात है। और सिद्धार्थ जो है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम है। तो पहले गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे और बाद में वो बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। तो यहाँ गौतम बुद्ध के जीवन से एक घटना है कि गौतम बुद्ध का जो पिता था वो राजा था और उनके राज्य में कोई तकलीफ न थी, लेकिन किसी ने उन्हें ये सलाह दी, ज्योतिष ने, कि ये जो आपका पुत्र है वो राज्य सुख छोड़कर वो एक साधु बन जाएगा। इसीलिए जो उनके पिता थे, ये जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे, सिद्धार्थ के जो पिता थे, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के जो पिता थे, उन्होंने क्या किया कि सिद्धार्थ को कोई बात की तकलीफ न हो, इसीलिए सारी सुविधा अपने महल में ही करवाई। लेकिन एक दिन की बात है, सिद्धार्थ को नगरचर्या देखने की इच्छा हुई। अपने पिता से कहता है कि मुझे नगर देखना है। तब उसके पिता ने सारे नगर को साफ सुथरा कर दिया। ऐसा कोई भी दृश्य सिद्धार्थ के सामने न आए जिससे उसका हृदय द्रवित हो उठे। अब यहाँ पर सिद्धार्थ रथ में सवार होकर नगरचर्या देखने के लिए निकले। तभी एकदम साफ सुथरा रोड, कोई ऐसा दृश्य न दिखाई दे उसके सामने। लेकिन जैसे रथ आगे बढ़ा तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो हाथ में लकड़ी पकड़े हुए था। ऐसे वृद्ध व्यक्ति को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने सारी बात जान ली कि मनुष्य के जीवन में वृद्धावस्था अवश्य आती है। तो उसे देखकर उसका जो हृदय है पलट गया और उसी रात वो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर गृह का त्याग किया, जंगल में गए और वहाँ जाकर तप किया। तब से गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने पहचानने लगे और उन्हीं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। अब हम यहाँ पर कविता का जो सार है, मैं थोड़ा सार बताती हूँ कि कविता क्या है। तो यहाँ राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि बेटा मैं तेरी नानी थोड़ी लगती हूँ जो मैं कहानी सुनाऊँ। वैसे कहानी सुनाने का व्यवसाय यानी कहानी हमेशा कौन सुनाता है? दादा दादी, नाना नानी। तब ये जो राहुल है वो माँ से जिद करता है, कहता है कि नहीं माँ, तू भले नानी नहीं है लेकिन तू तो नानी की बेटी है और बेटी होने के नाते तुम्हें कहानी अवश्य आती होगी। मुझे राजा या रानी की कहानी सुना। अब माँ यशोधरा बच्चा राहुल की जिद के आगे कहानी सुनाने के लिए मजबूर हो जाती है और फिर वो अपने ही यानी राहुल के पिता की कहानी सुनाती है। कहती है, तो सुन मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ। एक दिन बड़ी सवेरे तेरे पिता बाग में भ्रमण कर रहे थे। अच्छा सा वातावरण था, खुशनुमा, मन खुश हो जाए ऐसी खुशबू आ रही थी, मनपसंद खुशबू आ रही थी। तभी
तेरे पिताजी सुबह में भ्रमण करते थे। यहाँ पर बच्चा राहुल बीच बीच में हुकार करता है। फिर माँ कहती है कि बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे और उस फूलों के जो पंखुड़ियाँ थी या जो पर्ण थे उस पर ओस के बिंदु चमक रहे थे। जैसे जैसे ओस के बिंदु उस हवा का जो गाता था ओस के बिंदु झिलहिल इधर से उधर लहराते थे। उसी समय पक्षियों का मधुर गान सुनाई दे रहा था और अचानक राहुल के पिता के आगे एक पक्षी बाण से विदा हुआ उसके आगे आकर गिरता है। घायल है पंछी जो सर से यानी बाण से आहत होकर उसके आगे गिर पड़ा। दुखी होकर तुम्हारे पिता ने उसे ले लिया, उसके प्राण बचाए, उसको स्पर्श किया, मलहम पट्टी लगवाई और फिर ये जो पंछी है यानी हंस पंछी उसे थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर के बाद जिसने शिकार किया था वो शिकारी तुम्हारे पिता के पास आए और पिता के पास आकर उन्होंने घायल पंछी की आहत पंछी की भीख मांगी। उन्होंने कहा कि वो पंछी तो मैंने आहत किया है, वो मेरा शिकार है, मुझे अपना शिकार वापस दे दीजिए। लेकिन तुम्हारे जो पिता थे वो तो दयालु थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे तुम्हें पंछी नहीं दे सकता क्योंकि पंछी को मैंने बचाया है और उन पंछी की क्या गलती थी जो तुमने उसको सर लगाया है, बाण लगाया है। ये जो शिकारी यानी आखिर तक शिकारी जिद करता है कि नहीं, पंछी का शिकार मैंने किया है, ये मेरा शिकार है, मुझे अपना शिकार वापस चाहिए। दोनों के बीच कहासुनी हुई और इतनी बात बढ़ गई कि छेक न्यायालय में पहुंच गई। न्यायालय में बात पहुंच गई और बात इतनी व्यापक हो गई कि हमारी कोर्स में भी आ गई। तो यहाँ पर न्यायालय में बात पहुंच गई, वहाँ पर भी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये युक्ति चरितार्थ हुई। तो पक्ष माँ राहुल से कहती हैं कि अब मैंने कहानी बता दी, अब तुम्हें बताना है कि किसका पक्ष न्याय लेगा, किसके पक्ष में न्याय जाएगा। तो राहुल माँ से कहता है कि माँ, ये जो पंछी है हंस वो तो राजा के पक्ष में ही जाएगा क्योंकि राजा ने उसको नया जीवन दान दिया है। तो यहाँ पर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, न्याय दया का दानी है। तब माँ उसे कहती हैं कि सही बात है, तुमने सचमुच में कहानी समझ ली। तो इस तरह यहाँ पर मैंने कहानी का सार बताया। अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक पंक्ति समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो कविता है एकदम सरल है, अगर मैं पढ़ाऊँ न तो भी आप आसानी से समझ सकते हैं, इतनी सरल कहानी है ये। तो यहाँ पर कहानी है, कहानी कविता के रूप में है, हम आगे देखेंगे। तो माँ का एक कहानी, राहुल माँ से कहता है कि माँ मुझे कहानी सुननी है। कहानी सुननी है ऐसा कौन कहता है? राहुल। माँ का एक कहानी। यहाँ पर जो राहुल की माँ है वो कहती हैं कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? तो माँ कहती हैं कि बेटा
तुम क्या मुझे अपनी नानी समझते हो? નાની યાની મમ્મીની મમ્મી એને નાની કહેવાય. દાદા ને દાદી પપ્પાની મમ્મી અને પપ્પાના પપ્પા, તો આપણે એને શું કહીશું? દાદા દાદી. અને મમ્મીના પપ્પાને મમ્મીને શું કહેવાય? નાના નાની. બરાબર. तो माँ यशोधरा बच्चे से कहती हैं कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ रखा है? यहाँ पर ये जो दृश्य है, ये जो बच्चा है राहुल और माँ है यशोधरा. बराबर. फिर बच्चा कहता है, जिद करता है कि कहती है मुझसे यह चेटी. यहाँ पर चेटी का मतलब है दासी. यहाँ पर सबसे पहले हम बेटा यानी पुत्र, बेटा यानी पुत्र. तो यहाँ पर राहुल माँ से जिद करता है कि मुझे कहानी सुननी है. कहती है मुझसे यह चेटी. चेटी का मतलब है दासी. ये जो दासी है वो मुझे क्या कहती है कि तू तो नानी की बेटी है. नानी की बेटी, बेटी यानी पुत्री. और बेटा शब्द का लिंग परिवर्तन यानी पूछा जाए तो बेटा तो बेटी, फिर उदाहरण पूछा जाए बेटा तो बेटी. तो ये जो चेटी है, ये जो दासी है, वो दासी तो कहती है कि तू तो नानी की बेटी है. तू क्या है? नानी की बेटी है. कह माँ कह लेटी ही लेटी. बच्चा समझता है कि माँ सारे घर का काम करके थक गई है, इसीलिए बच्चा माँ से कहता है कि माँ कोई बात नहीं, तुम मुझे लेटी ही लेटी कहानी सुना. राजा था या रानी? क्या माँ तू मुझे राजा की कहानी सुनाती है या रानी की? राजा शब्द का समानार्थी, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है? रानी. तो बच्चा राहुल कहता है कि माँ तुम मुझे लेटी ही लेटी पर कहानी सुना, मुझे कहानी सुननी है. फिर माँ कहती है तू हठी मान धन मेरे. हठी यानी जिद्दी. तू तो बड़ा जिद्दी है. तू हठी मान धन मेरे, तू तो बड़ा जिद्दी है. तो सुन. सुन उपवन में बड़े सवेरे. उपवन यानी बाग. बाग बगीचा. तो सुन. क्या सुन? तू हठी मानधन मेरे. सुन उपवन में बड़े सवेरे. सवेरा यानी प्रभात, सुबह, प्रातःकाल. तो सुन उपवन में बड़े सवेरे. तात भ्रमण करते थे तेरे. तात यानी पिता. तो चल अब तू कहानी सुनना चाहता है तो तात भ्रमण करते थे तेरे. तात यानी पिता, भ्रमण यानी घूमना. भ्रमण यानी घूमना. तेरे पिता भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, सुबह सुबह में टहल रहे थे. जहाँ सुरभि मनमानी. सुरभि यानी सुगंध, सोड़म. बराबर. तो जहाँ सुरभि मनमानी, वहाँ पर अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी. सुबह सुबह में बाग में से फूलों की अच्छी सुगंध आ रही थी. सुरभि
यानी सुगंध, खुशबू। सोडम, परिमल, सुवास। बराबर। अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, अच्छी अच्छी सोडम आ रही थी, फूलों की खुशबू आ रही थी। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ हाँ माँ वही कहानी मुझे सुननी है, तू मुझे कहानी बता। तो यहाँ पर मैंने इतनी कविता पूरी की। आपको आगे की कहानी, आगे की जो कविता है वो पढ़नी है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।